गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप और आपके फैमिली अच्छे हो। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो फिर दोस्तों आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो फिर बिना वक्त ज़ाय किए चलिए वीडियो की तरफ मुड़ते हैं। तो फिर दोस्तों अब हम देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। Alternating voltages can be raised or lowered as per the requirements in the different stages of electrical network as generation, transmission, distribution and utilization. This is possible with a static device called transformer. देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर हमें लोअर और हाई करके अगर ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो डिवाइस यूज होता है उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। द ट्रांसफार्मर इज द स्टैटिक पीस ऑफ apparatus by means of which an electrical power is transferred from one alternating current circuit to another with the desired change in voltage current without any change in the frequency। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज करके और हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज करके हम एसी वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज बिल्कुल नहीं आता। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। दस द ट्रांसफार्मर इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट। द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी सिस्टम इज एज फॉलो। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रांसफार्मर का यूज़। ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर 11 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है और हमने वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर अटैच किया, उसका वोल्टेज बढ़ा दिया और 440 किलो वोल्ट कर दिया और उसे ट्रांसमिट कर दिया लॉन्ग डिस्टेंस पर। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, वहाँ पर उसका वोल्टेज कम करके वापस 11 किलो वोल्ट होकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया। तो फिर दोस्तों अब हम देखेंगे कि वर्किंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। ये मैग्नेटिक कोर होता है, ये हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ होता है। अक्सर ये पूरा स्क्वायर होता है, ये कोर होता है और इस पर हम दो वायर लपेटते हैं, इधर और इधर। इसे कहेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग और इसे कहेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड, जो आपका बल्ब हो सकता है, आपका फ़ैन हो सकता है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वाइंडिंग के, वो सेकेंडरी वाइंडिंग से हमेशा कम होते हैं। तो फिर वर्किंग की बात करी जाए तो जैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में हम देते हैं तो यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होता है और ये फ्लक्स पूरे कोर में से एक पाथ बनाकर रिवॉल्व होता है। इसकी वजह से जैसे फ्लक्स बनता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। और इसलिए दोनों वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकली कुछ कांटेक्ट नहीं होते हुए भी दोनों वायर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाई लिखा है। तो फिर अगर सिंबॉलिकली आपको रिप्रेजेंट करना है ट्रांसफार्मर को तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और ये नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स N2, ये बीच में ये कोर है और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट और यहाँ पर लोड। तो फिर दोस्तों अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। फर्स्ट है हमारा कोर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोर, ये कोर होता है। It is made up of high-grade silicon steel laminations as its function is to carry the flux produced by the winding। ये मेनली हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है क्योंकि उसे फ्लक्स कैरी करना होता है। नेक्स्ट है हमारा लिम्ब। इट इज़ वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कोर एंड इट्स फंक्शन इज़ टू कैरी द वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, ये कोर होता है ना, यहाँ पर जो वर्टिकल दोनों है उसे हम लिम्ब कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है हम उसे योक कहते हैं। फर्स्ट लिम्ब के ऊपर हम दोनों वाइंडिंग वाउंड करते हैं। देखिए ये दो हो गए लिम्ब। द टॉप एंड बॉटम हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द कोर इज कॉल्ड योक।
Its function is to carry the flux produced by one winding to reach to the another winding and provide the low reluctance path to the flux. योक, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये योक होता है. नेक्स्ट है हमारा वाइंडिंग्स. द coil used are wound on the limb and are insulated from each other. The function of the winding is to carry the current and produce the flux necessary for the functioning of the transformer. देखिए दोस्तों, वाइंडिंग का यूज़ होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करे एसी सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद और लोड को ट्रांसफ़र करे. नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटर. The oil in the transformer expands when temperature inside the transformer increases due to heat, while it contracts when the temperature decreases. The function of the conservator is to take up the expansion and contraction of the oil without allowing it to come in contact with the ambient air. देखिए दोस्तों, कंजर्वेटर का फंक्शन ये होता है कि ऑयल का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो अलाउ करे एयर के कांटेक्ट में बिना आते हुए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीदर. स्मॉल ट्रांसफार्मर आर नॉट फुल्ली फिल्ड विथ ऑयल एंड सम स्पेस रिमेन्स बिटवीन ऑयल लेवल एंड टैंक. द टैंक इज कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर बाय वेंट पाइप. व्हेन ऑयल एक्सपांड्स एयर गोज आउट while when oil contracts the air is taken in. The breather is a device which extracts the moisture from the air when the air is taken in and does not allow oil to come in contact with the moisture. The breather contains the silica gel crystal which immediately absorb the atmospheric moisture. देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कोर और वाइंडिंग्स का, ये एक बॉक्स में होता है और उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल डाल के उसके अंदर डिप किया हुआ होता है. तो फिर इस वक्त जब ऑयल कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तो एक स्पेस जनरेट होती है और उधर एम्बिएंट एयर अंदर ना आ जाए इसकी वजह इसलिए एक डिवाइस लगा होता है ब्रीदर, जो एयर तो अंदर लेता है लेकिन उसके अंदर का मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब करके लेता है. तो ब्रीदर के अंदर हम यूज़ करते हैं सिलिका जेल क्रिस्टल जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोजन वेंट. इट इज़ अ बेंट पाइप फिटेड ऑन द मेन टैंक विच एक्ट्स एज अ रिलीफ वॉल्व. It uses non-metallic diaphragm which bursts when pressure inside the transformer becomes excessive, which releases the pressure and protect the transformer. देखिए दोस्तों, इसके नाम से आपको पता चलता है कि एक्सप्लोजन वेंट, जब ट्रांसफार्मर के अंदर हीट और प्रेशर बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट बर्स्ट होके ट्रांसफार्मर को बचा लेता है. तो फिर आप देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. फर्स्ट है हमारा कोर टाइप. देखिए दोस्तों, इट हैज़ अ सिंगल मैग्नेटिक सर्किट. द कोर इज रेक्टेंगुलर हैविंग टू लिम्स. द वाइंडिंग्स encircles the core. Both the coils are placed on both the limbs. The windings are uniformly distributed over two limbs. Natural cooling is more effective. देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दो लिम्स होते हैं कोर टाइप में और दोनों वाइंडिंग लिम्स के ऊपर वाउंड होती है और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है. इसे हम कहेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर. इट हैज़ अ डबल मैग्नेटिक सर्किट. द कोर हैज़ 3 limbs. Both the windings are placed on the central limb. The core encircles most part of the windings. देखिए दोस्तों, शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर 3 लिम्स होते हैं और ये सेंट्रल लिम्ब होता है, उसके ऊपर दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाउंड होती है और 2 स्लाइड लाइन लिम्स होते हैं यहाँ पर और फ्लक्स पूरे इसमें से फ्लो होता है. नेक्स्ट और आखिरी है हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर. This is a distributed magnetic circuit. The number of independent magnetic circuits are more than 2. Its core construction is like spokes of a wheel. Otherwise, it is symmetrical to that of the shell type. देखिए दोस्तों, इसका शेप जो होता है वो व्हील टाइप की तरह होता है, उसके स्पोक्स जैसा होता है. बाकी इसका फंक्शनिंग शेल टाइप ट्रांसफार्मर जैसे ही होता है. तो फिर नेक्स्ट है हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. देखिए दोस्तों, इसका डेरिवेशन अगर मैं करते बैठा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी. इसका डेरिवेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर देख लीजिए. E1 इज इक्वल टू 4.44 F 5
N1 volts and E2 is equal to 4.44 F5m N2 volts, जहाँ पर E1 है हमारा RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, E2 है RMS वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, और N1 है जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स हो गए वो N1 होगा, और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स के टर्न हो गए, और 5m है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम 5m कहेंगे, और F हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज सप्लाई। तो फिर दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या हम डीसी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, तो इसका जवाब नहीं है। क्यों, देखते हैं। The DC supply cannot be used for the transformer. The transformer work on the principle of mutual induction, for which current in one coil must change uniformly. If DC supply is given, the current will not change due to constant supply and transformer will not work. देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के वर्क करने के लिए हम जो सप्लाई देते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहना चाहिए, और डीसी सप्लाई अगर हम देंगे तो चेंज नहीं होगा और ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। Practically, winding resistance is very small for DC. The inductive reactance XL is 0 as DC has no frequency. So total impedance of the winding is very low for the DC. DC वो सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर सकता। Thus, winding will draw very high current if DC supply is given to it. This may cause the burning of winding due to extra heat generated and may cause permanent damage to the transformer. देखिए दोस्तों, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी और कांस्टेंट सप्लाई होगा तो वाइंडिंग जल सकती है और ट्रांसफार्मर पूरा जल के ख़राब हो सकता है, इसलिए हम डीसी सप्लाई भी यूज़ नहीं कर सकते। देयर कैन बी सैचुरेशन ऑफ द कोर ड्यू टू विच transformer draws very large current from the supply when connected to DC. The DC supply should not be connected to the transformer. होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।